back in today's class. So dear students, today we will start our new chapter. So this is your chapter number 3 and the name of the chapter is heat, flow and temperature. So basically इस chapter में हम heat and temperature को discuss करने वाले हैं. Alright, what will be learning objectives? First is hot and cold. Second, heat, a form of energy, यानी heat एक energy की form होती है. Third, temperature. Fourth, transfer of heat. Fifth, conductors and insulators. And last, thermos flask. ठीक है, सो ये सारे टॉपिक्स को आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में. ऑलराइट, ओके, लेट्स स्टार्ट. हॉट एंड कोल्ड. सबसे पहले हम हॉट एंड कोल्ड को डिस्कस करने वाले कि हॉट क्या होता है और कोल्ड क्या होता है, दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या होते हैं. ओके, यूज द टर्म हॉट एंड कोल्ड वेरी फ्रिक्वेंटली. यू यूज द टर्म हॉट एंड कोल्ड वेरी फ्रिक्वेंटली. देखो, आप अक्सर यूज करते रहते हैं बहुत ही जल्दी में ही हॉट एंड कोल्ड इस टर्म को. ठीक है, इन दोनों को यूज करते रहते हैं आप फ्रिक्वेंटली, लगातार. राइट, हाउ डू यू नो दैट समबडी और समथिंग इज हॉट और कोल्ड. आपको कैसे पता चलता है, कैसे जान पाते हैं आप कि कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी चीज गर्म है या फिर ठंडी है. when you walk under sunlight, how do you feel. जब आप सनलाइट के अंडर वॉक करते हैं तब आपको कैसा फील होता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सनलाइट आपके ऊपर है, आप वॉक कर रहे हैं तो आपको कैसा फील होता है. हाउ डू यू फील व्हेन यू ब्रिंग एनीथिंग आउट फ्रॉम ऑफ द रेफ्रिजरेटर. और जब आप कोई भी चीज रेफ्रिजरेटर से बाहर निकालते हैं तब आपको कैसा फील होता है. सिमिलरली व्हेन यू डिप योर फिंगर इनटू अ ग्लास ऑफ वाटर, हाउ डू यू फील. और इसी तरीके से जब आप एक ग्लास पानी में अपने फिंगर को डिप करते हैं तब आपको कैसा फील होता है. द आंसर ऑफ ऑल द क्वेश्चन इज आइदर हॉट और कोल्ड. सभी क्वेश्चन का आंसर हमारा या तो हॉट होगा या फिर कोल्ड होगा, या तो आपको गर्म फील होगा या फिर ठंडा फील होगा. राइट, नेक्स्ट, टेम्परेचर इज द एक्सटेंट और डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी. ठीक है, अब देखो टेम्परेचर क्या होता है. किसी भी बॉडी का गर्म होना या ठंडा होना हमें पता जिससे चलता है वो टेम्परेचर होता है उसका. एन ऑब्जेक्ट सीम्स टू बी कोल्ड व्हेन द हीट फ्रॉम योर बॉडी फ्लोज इनटू इट. ठीक है, अब देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट हमें कोल्ड कब दिखाई देता है, जब हमारी बॉडी की हीट उसमें फ्लो करती है तब हमें वो ठंडा लगता है. ठीक है, सिमिलरली द ऑब्जेक्ट सीम्स टू बी हॉट व्हेन द हीट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फ्लोज इनटू आवर बॉडी. और इसी तरीके से जब किसी ऑब्जेक्ट की हीट हमारी बॉडी के इनसाइड आती है तब हमें वो कैसा फील होता है, हॉट फील होता है, गर्म फील होता है. ओके, दिस फ्लो ऑफ हीट डिटरमाइंस वेदर द बॉडी इज हॉट और कोल्ड. अब ये जो फ्लो है हीट का, ठीक है, ये पता बताता है हमें कि कोई चीज गर्म है या फिर ठंडी है. ठीक है, एनर्जी इज द प्रोसेस ऑफ हीट फ्लो कंस्टेंटली इनटू एंड आउट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग लिविंग ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, एनर्जी एक प्रोसेस है जिसमें हीट हमारी लगातार फ्लो करती रहती है सभी ऑब्जेक्ट्स में, उसमें इंक्लूड होती हैं हमारे लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी. ओके, हीट फ्लो मूव्स एनर्जी फ्रॉम अ हायर टेम्परेचर टू अ लोअर टेम्परेचर. अब हीट हमारी कैसे फ्लो करती है, मूव करती है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ. ओके, द बिगर डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स द फास्टर हीट फ्लोज बिटवीन दैम. देखो, और जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है टेम्परेचर के बीच में, वो दो ऑब्जेक्ट के बीच में, यानी टेम्परेचर का दो ऑब्जेक्ट के बीच में सबसे बड़ा जो डिफरेंस होता है वो होता है कि हीट उसमें कितनी फास्टली जा रही है उनके बीच में. ठीक है, when temperatures are the same there is no change in energy due to heat flow. ठीक है, जब टेम्परेचर हमारा सेम रहता है तो वहां पर कोई भी चेंज नहीं होता है एनर्जी का, हीट फ्लो का. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज हीट, अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. हीट एक एनर्जी की फॉर्म होती है. ओके, हीट इज वन ऑफ द एसेंशियल फॉर्म ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सर्वाइवल ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ. ठीक है, हीट सभी एसेंशियल फॉर्म में से, यानी जितनी भी एनर्जी की फॉर्म है उनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्म होती है सर्वाइवल करने के लिए. जितने भी अर्थ पर लाइफ है, जितने भी जीव जंतु रहते हैं अर्थ पर, उन सभी को सर्वाइव करने के लिए हीट जो है सबसे ज्यादा एसेंशियल एनर्जी होती है. ओके, हीट एनर्जी इज बीइंग यूज्ड फॉर कुकिंग,
आयरनिंग, ट्रांसपोर्टेशन, रिक्रिएशन, ईटीसी। हीट एनर्जी का यूज हम अलग अलग तरीके से करते हैं, कुकिंग करने के लिए, आयरनिंग करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी करते हैं, ठीक है, और रिक्रिएशन के लिए भी करते हैं। ओके, दिस फॉर्म ऑफ एनर्जी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन नेचर। अब ये जो फॉर्म होती है एनर्जी की, ये नेचर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। द अकरेंस ऑफ द विंड, रेन, चेंज ऑफ सीजन, ईटीसी। ठीक है, अब जो रेन आती है यानी कि विंड हवा चलती है, रेन आती है, ठीक है, ये जो सीजन चेंजेस होते रहते हैं, इन सब की वजह से हमारे टेम्परेचर पर भी इफेक्ट पड़ता है। इज ऑल डिपेंडेंट ऑन द ग्रेडियंट क्रिएटेड ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑफ डिफरेंट रीजन। ठीक है, ये सब हमारा डिपेंड करता है जो अलग अलग तरह के ग्रेडियंट होते हैं। अनइवन हीटिंग यानी कहीं पर ज्यादा है, कहीं पर कम हीटिंग है, अलग अलग रीजन की वजह से। ओके, सभी जो रीजन है, जगहें होती हैं, क्षेत्र होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। Here you will learn about the concept of heat and classification of objects into hot and cold. अब यहाँ पर आप लर्न करेंगे कौन से कंसेप्ट को, हीट एंड कोल्ड के कंसेप्ट को, यानी इनका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है, इसको डिस्कस करेंगे। ओके, विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी द वाइब्रेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स इंक्रीज। जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है किसी भी बॉडी का, ठीक है, जो वाइब्रेशन है उसकी, मॉलिक्यूल्स की बढ़ जाती है, एटम्स की भी, ठीक है, और एटम्स की भी। These vibrations are then transferred from one part of the body to another। ठीक है, अब ये जो वाइब्रेशंस है ट्रांसफर हो जाती हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। ओके, the measures of part of the body to another, the measures of energy the measures of energy with which the molecules vibrate in a system in termed as heat stored in an object। अब देखो ये जो मेजर किया जाता है एनर्जी को जिसमें मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं, ठीक है, ये जो टर्म है इसको हम कहते हैं हीट स्टोर किसी भी ऑब्जेक्ट की। ओके, इट फ्लोज फ्रॉम अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट अ लोअर टेम्परेचर। ये कैसे फ्लो करती है, एक ऐसी बॉडी जो जिसमें हायर टेम्परेचर है उससे एक ऐसी बॉडी जिसमें लोअर टेम्परेचर है उसकी तरफ। ठीक है, दिस इज बिकॉज द मॉलिक्यूल्स वाइब्रेटिंग फास्टर ट्रांसफर फास्टर देयर एनर्जी टू द मॉलिक्यूल्स वाइब्रेटिंग स्लोअर। ऐसा इसलिए होता है जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत तेजी से वाइब्रेट करते हैं और ट्रांसफर कर देते हैं अपनी एनर्जी को दूसरी तरफ, दूसरे मॉलिक्यूल्स में जो स्लोअर होते हैं। द वाइब्रेशनल एनर्जी इज ऑल्सो टर्म्ड एज इट्स हीट कंटेंट। ठीक है, वाइब्रेशन एनर्जी को हम कह सकते हैं कि उसमें हीट कंटेंट होती है। द हीट कंटेंट इन द बॉडी मेक्स इट हॉट और कोल्ड। अब जिस भी बॉडी में हीट कंटेंट होती है वो बॉडी को हॉट और कोल्ड बनाता है। ग्रेटर द हीट कंटेंट होटर विल बी द बॉडी। जितनी ज्यादा हीट कंटेंट होती है उतनी ज्यादा बॉडी हमारी गर्म होती है। ओके, द फ्रेंच साइंटिस्ट जैक्यूज चार्ल्स डिस्कवर्ड द हीट कुड बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मोशन। ठीक है, एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जैकस चार्ल्स, जिन्होंने डिस्कवर किया था हीट को कि हीट भी मोशन करती है, ठीक है, ट्रांसफर होती है। ओके, सर जेम्स प्रीस्कॉट जूल, a 19th century physicist, later proved that a given amount of mechanical energy always produces the same amount of heat। देखो, अब एक और साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिनका यहाँ पर नेम बताया आपको, जेम्स प्रीस्कॉट जूल, 19th सेंचुरी के फिजिस्ट थे, जिन्होंने बाद में प्रूव किया कि जितनी हम मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं उसी सेम अमाउंट में हमें हीट प्रोवाइड होती है। Okay, according to this theory, the heat that a body processes is directly related to the kinetic energy or energy of motion of the molecules composing the body। ठीक है, according to this theory, इस theory के according अब जो heat होती है हमारी, जिस भी body की heat है वो process करती है डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी जो है मोशन में करती है और जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कंपोज होते हैं बॉडी के। The greater of the kinetic energy involved, the hotter the body is। ठीक है, जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी इन्वॉल्व होगी उतनी ज्यादा बॉडी हमारी हॉटर होगी, गर्म होगी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ कैन यू डिफाइन कोल्ड। अब आप कोल्ड को कैसे बता सकते हैं, कोई चीज ठंडी है, ठंडा है या फिर कुछ, उसको कैसे बताएंगे। एक्चुअली देयर इज नो सच थिंग फ्रॉम द साइंटिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। इस तरह की देखो कोई चीज नहीं है साइंटिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप बता सके कोई चीज कोल्ड कैसे है। व्हेन यू से दैट ऑब्जेक्ट A is colder than object B, you mean that it has less heat। जब आप कहते हैं कि ऑब्जेक्ट A
एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट बी कोल्डर है, ठंडा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि उसमें हीट जो है वो कम है। इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट ऑल ऑब्जेक्ट्स आर हॉट एट लीस्ट अमाउंट ऑफ हीट। दूसरे वर्ड्स में आप कह सकते हैं कि जो सभी ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, किसी में ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट होता है, किसी में कम अमाउंट ऑफ हीट होता है। ओके, टू अवॉइड कंफ्यूजन यू however can use words as cool, cooler and coolest to indicate certain degrees of heat। अब देखो कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए आप इस तरह के वर्ड यूज कर सकते हैं, जैसे कूल एक वर्ड है, ठीक है, कूल ठंडा, फिर कूलर उससे और ज्यादा ठंडा, और सबसे ज्यादा ठंडा कूलेस्ट, ठीक है, जो हमें सर्टेन डिग्रीज को बताते हैं हीट की। ओके, लेट्स डू एन एक्टिविटी टू शो द ट्रांसफर ऑफ हीट। अब हीट ट्रांसफर को शो करने के लिए एक एक्टिविटी करनी है आपको। ओके, एम है हमारी एक्टिविटी का टू शो हीट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, ठीक है, हमें शो करना है कि जो हमारी हीट है वो ट्रांसफर हो सकती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। मेथड क्या है इसका, टेक वन पेज ऑफ पेपर एंड अ पीस ऑफ क्लॉथ। वन पेज लेना है पेपर, ठीक है आपको, और एक पीस लेना है क्लॉथ का। कीप द पेज ऑन द पीस ऑफ क्लॉथ ऑन अ टेबल। अब आपको क्या करना है, पेज को वो जो क्लॉथ का पीस है उसके पास रखना है टेबल पर, ठीक है। नाउ स्विच ऑन योर इलेक्ट्रिक आयरन। अब आपको इलेक्ट्रिक आयरन को स्विच ऑन करेंगे। व्हेन द आयरन गेट्स हीटेड प्रेस द पेपर यूजिंग द आयरन फॉर 30 सेकेंड, ठीक है। जब हमारी आयरन हीट हो जाए तो आपको पेपर को प्रेस करना है 30 सेकंड तक के लिए उससे, ठीक है। नाउ रिमूव द आयरन। अब आयरन को हटा देंगे आप। टच द पेपर बाय वन हैंड एंड द क्लॉथ विद अदर हैंड, ठीक है। अब आपको पेपर को एक हाथ से टच करना है और क्लॉथ को दूसरे हाथ से टच करना है। यू विल फाइंड द बोथ द थिंग्स आर हॉट। आप देखेंगे दोनों चीजें हॉट होंगी, क्योंकि हमने कैसे रखी है, पेपर और उसके ऊपर क्लॉथ, ठीक है। इट शोज दैट हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अदर। इससे क्या शो होता है कि हीट जो है हमारी ट्रांसफर होती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज टेम्परेचर। टेम्परेचर इज मेजर ऑफ द एवरेज हीट और थर्मल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इन अ सब्सटेंस, ठीक है। टेम्परेचर को कैसे मेजर करते हैं, टेम्परेचर बेसिकली एवरेज हीट होती है या फिर हमारी थर्मल एनर्जी होती है, ठीक है। इसके जितने भी पार्टिकल्स होते हैं और सब्सटेंस होते हैं इनको हम थर्मल एनर्जी या फिर एवरेज एनर्जी कहते हैं, ठीक है। सिंस इट इज एन एवरेज मेजरमेंट। अब देखो जब क्योंकि ये हमारा एक एवरेज मेजरमेंट है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन एन ऑब्जेक्ट। तो ये डिपेंड नहीं करता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऑब्जेक्ट पर। इन दैट सीन इट डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ इट, ठीक है, और ना ही इन दैट सेंस यानी कि और ना ही ये उनके साइज पर डिपेंड करता है, ठीक है। यू एक्सपीरियंस टेम्परेचर एवरी डे। देखो अब रोजाना आप टेम्परेचर को एक्सपीरियंस करते हैं, राइट। when it is very hot outside or when you have a fever you feel hot and when it is snowing outside you feel cold। देखो जब टेम्परेचर बाहर बहुत ज्यादा गर्म होता है तो आपको बहुत गर्म फील होता है, और आपको जब फीवर होता है तो आपकी बॉडी को भी हीट फील होती है, गर्म फील होता है, ठीक है। बाहर अगर स्नो पड़ रही है तो आपको ठंडा फील होता है, राइट। व्हेन यू आर बॉइलिंग वाटर यू वेट फॉर द वाटर टेम्परेचर टू इंक्रीज एंड व्हेन यू मेक पॉप्सिकल्स यू वेट फॉर द लिक्विड टू बिकम वेरी कोल्ड एंड फ्रीज। देखो जब आपको वाटर को बॉईल करना होता है तो आप वेट करते हैं कि उसका टेम्परेचर जो है इंक्रीज हो जाए, बढ़ जाए, ठीक है। और सेम आपको जब आपको टेम्परेचर कम करना है तो पॉप्सिकल्स मेक करने हैं, पॉप्सिकल बनाने के लिए क्या होगा, आपको लिक्विड को ठंडा करना होगा, बहुत ज्यादा फ्रीज करना होगा, राइट। नेक्स्ट टॉपिक इज मेजरमेंट ऑफ द टेम्परेचर। टेम्परेचर के मेजरमेंट बताए हैं। द टेम्परेचर इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ मेजरिंग डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर। थर्मोमीटर एक डिवाइस होता है जिसकी हेल्प से हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। ओके, टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर को हम डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं। ऑल मेजरिंग थर्मोमीटर्स यूज अ सब्सटेंस विच एक्सपेंड्स और कॉन्ट्रास्ट विद द वाइब्रेशन इन टेम्परेचर। अब जितने भी हमारे मेजरिंग थर्मोमीटर्स होते हैं, ठीक है, यूज करते हैं हम इनका एक सब्सटेंस के लिए जो कि एक्सपेंड, इसमें इन सब में एक सब्सटेंस यूज होता है जो कि एक्सपेंड भी होता है, यानी फैलता भी है, और कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, सिकुड़ता भी है, ठीक है। दिस सब्सटेंस विच इज मोस्टली यूज्ड इन कन्वेंशनल थर्मोमीटर इज आइदर मर्करी और अल्कोहल, ठीक है। ये सब्सटेंस जो है ज्यादातर कन्वेंशनल थर्मोमीटर में यूज होता है, और कौन सा होता है सब्सटेंस, मर्करी और अल्कोहल, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स। कितने टाइप्स के थर्मोमीटर होते हैं डिस्कस कर लेते हैं। ओके, there are different kinds of thermometers. Some of
them are, देखो अलग अलग तरह के थर्मोमीटर्स होते हैं, अब कुछ यहाँ पर बताए हैं. फर्स्ट लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर, सेकंड क्लिनिकल थर्मोमीटर, थर्ड थर्मोमीटर्स फॉर इंडस्ट्री, फोर्थ रेजिस्टेंस थर्मोमीटर एंड लास्ट डिजिटल थर्मोमीटर. ठीक है, ये सारे हमारे थर्मोमीटर्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट. ओके, नाउ नेक्स्ट वी विल रीड अबाउट द क्लिनिकल थर्मोमीटर. Clinical thermometer is a slight modification of mercury thermometer. अब जो mercury thermometer को थोड़ा और ज्यादा modify करके हमने clinical thermometer बनाया. Okay, it is specially designed to measure the human body temperature. और specially किस लिए डिजाइन किया गया इसको, ताकि human body का temperature को measure किया जा सके, मानव शरीर के temperature को नापा जा सके. Okay, next, structure of the thermometer. It is स्मॉलर इन साइज दैन द लेबोरेटरी थर्मोमीटर. जो हमारे लेबोरेटरी में थर्मोमीटर होते हैं, ठीक है, प्रयोगशालाओं में, उनसे छोटा होता है ये साइज में. इट हैज अ कंस्ट्रक्शन इन द फाइन कैपिलरी ट्यूब. ठीक है, इसमें एक कैपिलरी ट्यूब होती है. दिस कंस्ट्रक्शन प्रिवेंट्स द मर्करी फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग एंड फ्लोइंग बैक व्हेन इट इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी टेम्परेचर और सराउंडिंग बीइंग लोअर. ठीक है, अब ये जो कंस्ट्रक्शन है प्रिवेंट करता है मर्करी को एकदम से, जब ह्यूमन बॉडी से अलग करते हैं, यानी टेम्परेचर से बिल्कुल अलग करते हैं, तो तुरंत वो रिमूव ना हो जाए. ठीक है, ऐसे ही थोड़ी देर बना रहे, इससे ये उसको प्रोटेक्ट करता है. दिस एनेबल्स द रिकॉर्डिंग ऑफ मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द बॉडी विदाउट नीड फॉर हैस्ट. ठीक है, अब इस तरीके से कुछ लंबे टाइम तक, यानी कि जितने टाइम तक हम चेक कर सकते हैं उतने टाइम तक ये उसमें रिकॉर्ड रहता है, यानी जो हमारा थर्मोमीटर होता है उसमें हमारा जो टेम्परेचर रिकॉर्ड रहता है. ठीक है, बिना किसी जल्दबाजी किए. The mercury thread needs to be shaken back into the bulb before the thermometer is used again. थर्मोमीटर को दोबारा यूज करने से पहले हमें अब जो मरकरी का जो बल्ब होता है उसको पहले हिलाना होता है. ओके, it measures over a very limited range of 35 degree Celsius or 94 degree Fahrenheit to 43 डिग्री सेल्सियस और 108 डिग्री फ़ारेनहाइट. देखो अब यहाँ पर आपको सेल्सियस में 35 डिग्री होगा तो 94 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, सेल्सियस में 43 डिग्री होगा, इट मींस 108 फ़ारेनहाइट होगा. ओके, तो इतना इसकी लिमिट रेंज होती है. ठीक है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सियस और 98.4 डिग्री सेल्सियस. जो नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर होता है वो हमारा 37 डिग्री सेल्सियस होता है और 98.4 फ़ारेनहाइट होता है. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज स्केल्स ऑन अ थर्मोमीटर. ठीक है, थर्मोमीटर के स्केल्स को डिस्कस कर लेते हैं अब हम. There are different scales for the measurement of temperature. देखो टेम्परेचर को मेजर करने के अलग अलग स्केल होते हैं. ओके, these are namely Celsius, Kelvin, फ़ारेनहाइट. ठीक है, ये इनको नाम दिया है सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट. द मोस्ट वाइडली यूज्ड स्केल आर फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस. जो ज्यादातर स्केल यूज होता है वो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस होता है. द सेल्सियस स्केल, अब सेल्सियस स्केल को डिस्कस करते हैं. इन द सेल्सियस स्केल द टेम्परेचर एट विच प्योर आइस मेल्ट एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर is taken to be 0 degree Celsius and the temperature at which pure water boils at under normal atmospheric pressure is taken to be 100 degree Celsius. देखो अब सेल्सियस स्केल का टेम्परेचर किस तरीके से होता है, जैसे कोई प्योर आइस है, बिल्कुल नॉर्मल प्योर आइस है. ठीक है, उसको जब हम बेसिकली स्केल करते हैं सेल्सियस पर, तो उसका जो टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है. और जो प्योर वाटर है उसको जब हम रूम टेम्परेचर पर बॉईल करते हैं तो वहां पर उसका 100 डिग्री सेल्सियस होता है. ठीक है, टेम्परेचर. The separation between these two fixed points is divided into 100 equal divisions. अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो इक्वल पॉइंट पर डिवाइड किया गया है, ठीक है, वो क्या किस में किया गया है, इनटू 100 इक्वल्स डिविजन्स में. ईच सच डिवीजन मेजर अ टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस. हर एक डिवीजन जो है मेजर करता है, मापता है टेम्परेचर को अलग तरीके से, जैसे 1 डिग्री सेल्सियस करके. Next, Fahrenheit scale. On the Fahrenheit scale named after Fahrenheit, these fixed point, example, that is freezing point and boiling point, are defined as 32 Fahrenheit and 212 Fahrenheit respectively, and the separation between them is divided into 180 divisions. अब देखो यहाँ पर आपको बताया है Fahrenheit स्केल को नेम दिया गया है Fahrenheit. ठीक है, अब ये जो फिक्स्ड
इनमें जो फिक्स्ड पॉइंट होते हैं जैसे फ्रीजिंग पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ पर आपको बताया है और बॉइलिंग पॉइंट ये इस तरीके से बताया है। ये सेपरेट कैसे, इनमें से अलग अलग डिवाइड कैसे करते हैं, 180 डिविजन्स में इनको हम डिवाइड करते हैं। ओके, यहाँ पर आपको शो किया है सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल, इस तरीके से होते हैं ये इन पे। ओके, द रिलेशंस बिटवीन सेल्सियस सी एंड फ़ारेनहाइट एफ टेम्परेचर्स आर, देखो अब जो रिलेशंस बताए हैं सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में वो कैसे होते हैं। ओके, फॉर्मूला सबसे पहले आपको यहाँ पर दिया है, टू कन्वर्ट सेल्सियस इंटू फ़ारेनहाइट, जब सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो F इज इक्वल टू सी होता है 9/5 प्लस 32। ओके, अब जब हमें कन्वर्ट करना हो फ़ारेनहाइट इंटू सेल्सियस तो C इज इक्वल टू F माइनस 32 और 5/9 होता है। ओके, द कैल्विन स्केल, इट वॉज डिजाइन बाय विलियम थॉम्सन लॉर्ड कैल्विन इन 1848। ठीक है, अब इस स्केल को डिजाइन किया था विलियम थॉम्सन ने, ठीक है, लॉर्ड कैल्विन ने 1848 में। ओके, दिस स्केल इज ऑल्सो नोन एज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल, इस स्केल को हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल के नाम से भी जानते हैं। इन दिस स्केल एब्सोल्यूट जीरो इज टेकन एज 273.16 डिग्री सेल्सियस और माइनस 459.7 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, अब इस स्केल को हमारा जो एब्सोल्यूट जीरो से लिया जाता है। ओके, और किस तरीके से होता है यहाँ पर आपको बताया है। ओके, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में। एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द बॉडी स्टॉप्स, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर जो मूवमेंट्स होते हैं मॉलिक्यूल्स के, किसी भी बॉडी के मॉलिक्यूल्स जो मूव करते हैं स्टॉप हो जाते हैं। ईच केल्विन, जिसको हम के से डिनोट करते हैं, on scale is of the same size as our degree Celsius. Okay, see डिग्री सेल्सियस को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। ओके, सो कन्वर्शन फ्रॉम वन स्केल टू अनदर इज इजी। ठीक है, तो इसलिए कन्वर्शन जो होता है एक दूसरे का, यानी केल्विन से सेल्सियस को कन्वर्ट करने का इजी होता है क्योंकि ये सेम साइज में होते हैं। ओके, You should remember that temperature are expressed in Kelvin and no degree Celsius. आपको रिमेंबर होना चाहिए कि टेम्परेचर को हम एक्सप्रेस करते हैं केल्विन में, ठीक है, डिग्री सेल्सियस में नहीं। ओके, नो डिग्री केल्विन में। ओके, ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला, टू कन्वर्ट सेल्सियस इनटू केल्विन, जब हमको सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे हम, K इज इक्वल टू C प्लस 273। To convert Kelvin into Celsius, C is equals to K minus 273। ठीक है, नॉलेज फैक्ट में आपको क्या बताया है, while reading the temperature on a thermometer, जब आप थर्मोमीटर पर एक टेम्परेचर को रीड कर रहे हैं, keep it horizontally and ensure that the instrument is held at eye level and take the reading where the upper मेनिस्कस ऑफ द मर्करी स्टैंड। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले वो हॉरिजॉन्टली रखना है हमको। ठीक है, हॉरिजॉन्टली रखेंगे, इंस्ट्रूमेंट्स को हमें बिल्कुल अच्छे से पकड़ के रखना है, उसके लेवल जो है, उस पर लेवल जो बने हुए हैं उनको रीड करना है अच्छे से ऊपर की तरफ। ओके, मरकरी के जहां पर ऊपर, जहां तक मरकरी बेसिकली स्टैंड कर रही है वहां तक। ओके, नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ हीट। अब देखो हीट कैसे ट्रांसफर होती है। इफ यू touch a serving spoon kept on the vessel in which same food is being cooked। ठीक है, अगर आप टच करते हैं एक सर्विंग स्पून को जो कि आपने एक वेसल में, एक बर्तन में रखी हुई है जो जिसमें खाना पक रहा है, ठीक है, यू विल फील दैट द स्पून टू हैज हीटेड अप तो द सर्विंग स्पून इज नॉट डायरेक्टली ऑन हीट। ठीक है, तो आपको फील होगा कि जो स्पून है हमारी वो भी हीट हो गई है, जबकि हम जो स्पून को तो हम हीट कर ही नहीं रहे। ठीक है, तो डायरेक्टली तो हीट नहीं कर रहे उसको हम। इट हैज द हीट फ्लोड फ्रॉम वेसल टू द सर्विंग स्पून, तो पूछा है क्या हमारी जो हीट है वो वेसल से सर्विंग स्पून की तरफ जा रही है। एक्चुअली हीट इज द एनर्जी विच कैन फ्लो फ्रॉम द हॉट ऑब्जेक्ट्स टू द कोल्ड ऑब्जेक्ट्स। एक्चुअली में हीट क्या है, एक एनर्जी होती है जो कि फ्लो करती है हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ। In other words, the hot bodies lose the heat energy and the cold objects gain heat energy। दूसरे शब्दों में कहें, हॉट बॉडीज जो है वो लूज कर देती हैं हीट को और कोल्ड बॉडीज जो है वो गेन करती हैं हीट को। ठीक है, हीट एनर्जी इज लेफ्ट टू इटसेल्फ फ्लो फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई टेम्परेचर टू द रीजन ऑफ लो टेम्परेचर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या बताया, हीट एनर्जी जो है लेफ्ट कर देती है, यानी खुद को छोड़ देती है, इटसेल्फ यानी कि उसमें खुद से फ्लो होते रहते हैं
किस तरीके से, हाई लेवल से लो टेम्परेचर की तरफ, लो लेवल की तरफ, ठीक है। दिस कीप्स ऑन फ्लोइंग इन दिस वे अंटिल बोथ द रीजन्स हैव द सेम टेम्परेचर। जब तक दोनों जगह पर सेम टेम्परेचर नहीं हो जाता, ये हम जो हीट है फ्लो करती रहती है। ओके, heat transfer is the process of transfer of heat from high temperature receivers to low temperature receivers। ठीक है, हीट ट्रांसफर जो है एक प्रोसेस होता है ट्रांसफर का, हीट ट्रांसफर का, जिसमें हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट जाती है। हीट इज ट्रांसफर्ड इन द फॉलोइंग वेज। किस तरीके से ट्रांसफर होती है? फर्स्ट कंडक्शन, सेकंड कन्वेंशन एंड थर्ड रेडिएशन। ओके, अब कंडक्शन क्या होता है? The transfer of heat between two solid bodies is called conduction। जब दो solid bodies के बीच में heat का transfer होता है उसको हम conduction कहते हैं। It depends on the difference in temperature of the hot and cold body। अब ये depend करता है हॉट एंड कोल्ड बॉडी के टेम्परेचर पर कि उनका टेम्परेचर कितना उनमें डिफरेंस है। एग्जाम्पल ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर इज व्हेन टू बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर केप्ट इन कांटेक्ट विद ईच अदर हीट फ्लोज। देखो एग्जाम्पल अब आपको क्या दिया है कंडक्शन का, जब कैसे हीट ट्रांसफर होती है, जब दो बॉडीज अलग अलग टेम्परेचर पर रखी गई हैं, ठीक है, एक दूसरे के कांटेक्ट में, तब क्या होगा? हीट फ्लो होती है उनमें। अनदर एग्जांपल इज हीटिंग वन एंड ऑफ द मेटल लाइक कॉपर। अनदर एग्जांपल है यहाँ पर जैसे आप कॉपर के एक एंड को हीट कर रहे हैं ड्यू टू कंडक्शन हीट ट्रांसफर। कंडक्शन की वजह से हीट ट्रांसफर होगी, द अदर एंड ऑफ द मेटल ऑल्सो गेट हीटेड। तो जो दूसरा एंड है मेटल का वो भी हीट हो जाता है। नेक्स्ट एक्टिविटी शो की है अब यहाँ पर। एम है हमारी एक्टिविटी का टू शो हीट गेट्स ट्रांसफर्ड इन मेटल। हमें ये शो करना है कि हीट जो है मेटल में ट्रांसफर होती है। मटेरियल्स रिक्वायर्ड है हमें अ मेटल रोड, वैक्स, नेल्स एंड कैंडल। ठीक है, ये सब चाहिए। मेथड, टेक द मेटल रोड एंड फिक्स नेल्स ऑन इट, कीप अ गैप ऑफ 4 सेंटीमीटर between two nails with the help of melting wax from the lighted candle। देखो अब आपको क्या करना है, आपको एक मेटल रोक लेनी है, उसमें फिक्स करनी है। देखो यहाँ जैसे शो किया, एक मेटल रोक लिया, ठीक है, इसमें आपको फिक्स करनी है 4-4 सेंटीमीटर के गैप में नेल्स को, कील को, ठीक है, 4-4 सेंटीमीटर के गैप में। उसके बाद मेल्टिंग वैक्स की हेल्प से, यानी वैक्स की हेल्प से आपको इनको कैंडल को बर्न करना है। यहाँ पर आपको जैसे शो किया है। नाउ कीप वन एंड ऑफ द रोड जस्ट अबाउट द फ्लेम ऑफ द कैंडल। अब आपको क्या करना है, रोड को एक साइड से आपको गर्म करने लगाना है, ठीक है, जैसे आपको यहाँ शो किया है। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स यू विल ऑब्जर्व द नेल्स बिगिंस टू फॉल फ्रॉम द फ्लेम। आप देखेंगे कुछ टाइम बाद कि जो नेल्स हैं वो गिरने लगी हैं फ्लेम से। व्हाई डू इट हैपन्स, ऐसा क्यों हुआ? एक्चुअली due to conduction the heat gets transferred that melts the wax and the nails begins to fall। कंडक्शन की वजह से जो हीट है वो ट्रांसफर होने लगी है हमारी मेटल में, ठीक है, और जो नेल्स हैं वो गिरने लगी क्योंकि वो हमने वैक्स से लगाई हुई थी, तो ठीक है, तो वैक्स मेल्ट होने लगी और वो गिरने लगी। दिस एक्टिविटी शोज दैट हीट गेट्स ट्रांसफर्ड इन मेटल। ये एक्टिविटी शो करती है कि हीट जो है हमारी ट्रांसफर होती है मेटल में। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज कन्वेक्शन। The transfer of heat between the solid surface and the liquid is called convection heat transfer। ठीक है, अब जो हमारी हीट का ट्रांसफर होता है सॉलिड से लिक्विड की तरफ, इसको हम कन्वेक्शन हीट कहते हैं, कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर। लेट अस कंसीडर दैट अ वेसल ऑफ वाटर बीइंग हीटेड। अब कंसीडर कर लेते हैं कि एक बर्तन है पानी का जिसको गर्म किया गया है। इन दिस केस हीटिंग ऑफ वाटर ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द वेसल इज कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर। ठीक है, अब इस केस में जो वाटर हमने हीट किया है, हीट की वजह से बेसिकली जो वाटर हमारा गर्म हुआ है वो ट्रांसफर हो जाता है हीट में, ठीक है, फ्रॉम द वेसल से। ओके, तो इसमें क्या पता चलता है, ये है हमारा कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर, यानी कि हीट ट्रांसफर हो रही है इससे। नेक्स्ट है आपको नॉलेज फैक्ट। इन आर रेफ्रिजरेटर कन्वेक्शन इज यूज्ड टू सर्कुलेट ब्लड कोल्ड एयर अराउंड द फूड। रेफ्रिजरेटर में कन्वेक्शन का यूज करते हैं हम, कन्वेक्शन का यूज होता है कोल्ड एयर का, ठीक है, फूड के अराउंड। एयर इज कोल्ड बाय फ्रीजर कंपार्टमेंट एट द टॉप ऑफ द रेफ्रिजरेटर। एयर किसकी वजह से कूल होती है? उसमें फ्रीजर में जो कंपार्टमेंट होता है सबसे ऊपर, उसकी वजह से। एज इट सिंक्स इट इज रिप्लेस्ड बाय वार्म एयर राइजिंग फ्रॉम ब्लो। अब जैसे ही ये सिंक होता है तो ये रिप्लेस कर देती है वार्म एयर को ऊपर की तरफ। द सर्कुलेटिंग एयर कैरीज हीट एनर्जी अवे फ्रॉम द फूड इन
इन द फ्रिज, ठीक है। सर्कुलेटिंग एयर जो है वो कैरी करती है हीट एनर्जी को दूर ले जाती है, ठीक है, फ्रिज से, ओके, फ्रिज से, फूड से दूर ले जाती है, ओके। Next topic is radiation. When two bodies are at different temperature and separated by distance, the heat transfer between them is called as radiation heat transfer. जब हमारी दो बॉडीज अलग अलग टेम्परेचर पर सेपरेट की जाती हैं, अलग अलग डिस्टेंस पर रखते हैं जब इनको हम, तो ओके लेट्स रीड इट अगेन। व्हेन टू बॉडीज आर एट डिफरेंट टेम्परेचर, जब दो बॉडीज हमारी डिफरेंट टेम्परेचर पर होती हैं, ठीक है, एंड सेपरेट बाय डिस्टेंस, और उनको अलग अलग डिस्टेंस पर सेपरेट कर देते हैं, द हीट ट्रांसफर बिटवीन दैम इज कॉल्ड रेडिएशन हीट ट्रांसफर, और जो उन दोनों में हीट ट्रांसफर होती है उसको हम कहते हैं रेडिएशन हीट ट्रांसफर। इन केस ऑफ कंडक्शन एंड कन्वेंशन, कंडक्शन और कन्वेंशन के बीच में देयर इज अ मीडियम ऑफ ट्रांसफर द हीट, बट इन केस ऑफ द रेडिएशन देयर इज नो मीडियम, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में एक ट्रांसफर होता है हीट का, ओके, लेकिन इन केस ऑफ रेडिएशन के केस में देयर इज नो मीडियम, इनके बीच में कोई मीडियम नहीं होता। रेडिएशन हीट ट्रांसफर्स अकर ड्यू टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दैट एग्जिस्ट इन एटमॉस्फेरिक, जो रेडिएशन हीट होती हैं वो ट्रांसफर होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वजह से, जो कि एग्जिस्ट करती है एटमॉस्फेयर में, okay. One of the most important example of radiation is the heat of the sun combining on the earth. अब एक और एग्जाम्पल जो है important रेडिएशन का वो है हीट जो है सन की वो कमिंग होती है अर्थ पर, आती है, ठीक है। नेक्स्ट कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स को डिस्कस करते हैं। all materials in the solid state do not conduct heat in the same manner. देखो जितने भी मटेरियल्स होते हैं सॉलिड स्टेट में, जरूरी नहीं है वो सभी हीट को कंडक्ट करें, ठीक है। यू स्टडीड अबाउट डिफरेंट प्रोसेसेस थ्रू विच हीट इज ट्रांसफर्ड, आपने बहुत अलग अलग प्रोसेसेस के बारे में जाना होगा जिसके थ्रू हम हीट को ट्रांसफर करते हैं। बट द ट्रांसफर ऑफ हीट ऑल्सो डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ डिफरेंट मटीरियल्स थ्रू विच हीट इज ट्रांसफर्ड, लेकिन जो हमारा ट्रांसफर ऑफ हीट है यानी हीट का जो ट्रांसफर है वो डिपेंड करता है उसके नेचर पर, ठीक है, किस तरीके उसके मटेरियल पर, कि उसका मटेरियल कैसा है, उसमें हीट ट्रांसफर हो सकती है या नहीं, ओके। ऑन द बेसिस वी कैन क्लासिफाई मटेरियल्स इनटू द फॉलोइंग ग्रुप्स, ठीक है। अब इस बेस पर हम क्लासिफाई कर सकते हैं मटेरियल्स को ग्रुप्स में। फर्स्ट होते हैं कंडक्टर्स एंड सेकंड इंसुलेटर्स, इन ग्रुप में हम डिवाइड कर सकते हैं। अब देखो कंडक्टर्स क्या होते हैं। कंडक्टर्स आर द मटेरियल्स और सब्सटेंस विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो दैम, ठीक है, फ्लो थ्रू दैम। कंडक्टर्स हमारे वो मटेरियल्स और सब्सटेंस होते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, उनमें करंट फ्लो हो सकता है। दे आर एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे अलाउ इलेक्ट्रॉन्स टू फ्लो इनसाइड दैम वेरी इजीली, ठीक है। ये एबल होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है इनमें बिकॉज ये अलाउ कर देते हैं इलेक्ट्रॉन्स को अपने इनसाइड में फ्लो करने के लिए, ठीक है। कंडक्टर्स हैव दिस प्रॉपर्टी ऑफ अलाउइंग द ट्रांजिशन ऑफ हीट और लाइट फ्रॉम वन सोर्स टू अनदर। अब जो कंडक्टर्स होते हैं उनमें ये प्रॉपर्टी होती है कि वो हीट को और लाइट को अपने अंदर से, अपने सोर्स से एक सोर्स से दूसरे सोर्स तक पहुंचा देते हैं, ठीक है। अर्थ, मेटल्स, ह्यूमंस एंड एनिमल बॉडीज आर ऑल कंडक्टर्स। देखो अर्थ हो गई, मेटल्स हो गई, ह्यूमंस बॉडी हो गई, ह्यूमंस हो गए बेसिकली, एनिमल बॉडी हो गई, ये सभी कंडक्टर्स होते हैं, इनमें हीट इजीली पास हो जाती है। दिस इज द रीजन यू गेट इलेक्ट्रिक शॉक, ठीक है, यही रीजन होता है कि हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, ठीक है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो जाती है क्योंकि। द मेन रीजन इज दैट बीइंग अ गुड कंडक्टर योर ह्यूमन बॉडी अलाउज अ रेजिस्टेंस फ्री पाथ फॉर द करंट टू फ्लो फ्रॉम वायर टू द बॉडी। देखो जो मेन रीजन होता है अच्छे कंडक्टर का, जैसे हमारी बॉडी है वो अलो कर देती है रेसिस्टेंस फ्री पाथ, यानी कि कोई भी रुकावट नहीं बनाती है, करंट को पास होने के लिए कोई भी रुकावट नहीं होती है, इजीली फ्लो करता रहता है बिना फ्रॉम वायर टू द बॉडी, वायर से बॉडी तक बिना किसी रुकावट के, ठीक है। कंडक्टर्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑन इट्स सरफेस विच अलो करंट टू पास थ्रू इट। कंडक्टर्स में फ्री वायर्स होते हैं उसके सरफेस के जो अलो करते हैं करंट को पास होने के लिए। दिस इज द रीजन कंडक्टर्स आर एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यही रीजन होता है कि कंडक्टर्स जो है कंडक्ट कर पाते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ कंडक्टर्स। अब कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं कंडक्टर्स के।
सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का सबसे अच्छा एग्जांपल है सिल्वर. हाउएवर इट इज कॉस्टली एंड सो वी डोंट यूज सिल्वर इन इंडस्ट्रीज एंड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. हालांकि ये बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है, इसलिए हम इसका यूज नहीं करते हैं सिल्वर का, ठीक है, इंडस्ट्रीज में. किसके लिए? ट्रांसमिशन के लिए इलेक्ट्रिसिटी को. नेक्स्ट है कॉपर, ब्रास, स्टील, गोल्ड एंड एल्यूमिनियम आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ये सब भी हमारे अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के. दे आर मोस्टली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स एंड सिस्टम्स इन द फॉर्म ऑफ वायर्स. ठीक है, ज्यादातर इनका यूज इलेक्ट्रिक सर्किट और सिस्टम्स के लिए किया जाता है वायर की फॉर्म में, ओके, तार की फॉर्म में. Mercury is an excellent liquid conductor that is used in many instruments. Mercury एक सबसे अच्छा liquid conductor होता है, यानी कि इसमें से भी heat और electricity पास हो जाती है, ओके, और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स में इसका यूज भी होता है, ओके. गैसेस आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज द पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर क्वाइट फार अवे एंड थस दे आर अनेबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रॉन्स. देखो, जो गैसेस होती हैं वो अच्छे कंडक्टर नहीं होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि जो गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं, ठीक है, इसलिए जो इलेक्ट्रिसिटी है उसमें कंडक्ट नहीं कर पाती है. Next topic is insulators. Insulators are the materials or substance which resist or don't allow the current to flow through them. अब देखो, insulators हमारे वो materials है, वो substance होते हैं जो अपने अंदर से current को flow नहीं होने देते हैं, उनमें current flow नहीं करता. They are mostly solid in nature and are being used in a variety of systems. ठीक है, ज्यादातर नेचर में solid होते हैं और अलग अलग varieties के लिए इनका यूज होता है. They do not allow the flow of heat as well, और ना ही ये हीट को अपने अंदर से पास होने देते हैं. The property which makes insulators different from conductor is its resistivity. अब जो प्रॉपर्टी कंडक्टर को इंसुलेटर से अलग बनाती है वो उसकी रेसिस्टिविटी होती है, ठीक है. वुड, cloth, glass, mica and quartz are some good example of insulators. ये insulators के examples हैं. Insulators are also protects us, they गिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट हीट एंड साउंड. ठीक है, इंसुलेटर्स जो है प्रोटेक्ट करते हैं हमें, ठीक है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं और हीट एंड साउंड भी देते हैं. इंसुलेटर्स डोंट हैव एनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड इट इज द मेन रीजन वाई दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. इंसुलेटर में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, यही मेन रीजन होता है कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते. लेट्स सी सम एग्जांपल ऑफ इंसुलेटर्स. कुछ एग्जांपल्स दिए हैं. ग्लास इज द बेस्ट इंसुलेटर एज इट हैज द हाईएस्ट रेसिस्टिविटी. देखो, ग्लास जो होता है वो सबसे अच्छा इंसुलेटर होता है क्योंकि उसकी रेसिस्टिविटी सबसे ज्यादा हाईएस्ट होती है, ओके. प्लास्टिक इज अ गुड इंसुलेटर एज इट इज यूज्ड इन मेकिंग अ नंबर ऑफ थिंग्स. देखो, प्लास्टिक भी एक अच्छा इंसुलेटर होता है क्योंकि बहुत सारी चीजें प्लास्टिक से भी बनती हैं. नेक्स्ट, रबर इज अ कॉमन कंपोनेंट यूज्ड इन मेकिंग टायर्स, फायर रेसिस्टेंस क्लोथ्स एंड स्लीपर्स. ठीक है, रबर भी एक कॉमन कंपोनेंट है जिसका यूज होता है टायर बनाने के लिए, फायर रेसिस्टेंस क्लोथ बनाने के लिए और स्लीपर्स के लिए, ओके. नेक्स्ट इज thermos flask. A thermos flask is a device designed to prevent loss of heat through conduction and convection as well as through radiation. ठीक है, अब देखो, फ्लास्क एक ऐसा डिवाइस होता है जिसको डिजाइन किया जाता है प्रिवेंट करने के लिए हीट के लॉस को, यानी हीट को हम बचा सके, ज्यादा लॉस ना हो, ठीक है. किस किस के थ्रू? कंडक्शन के थ्रू, कन्वेंशन के थ्रू और साथ ही साथ रेडिएशन के थ्रू, ओके. नेक्स्ट टॉपिक इज कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग. It is a bottle within a bottle, but the two being united only around the top. देखो, अब यहाँ पर आपको एक बॉटल शो की है, ठीक है. अब इसके साथ आपको बॉटल शो की है, इसमें टू बीइंग यूनिट बनी हुई होती है, इसमें 2 यूनिट बनी हुई होती हैं अराउंड द टॉप, ऊपर की तरफ. द इनर बॉटल कंटेन्स द आउटर बॉटल हुज टेम्परेचर इज टू बी केप्ट कांस्टेंट. अब जो इनर बोतल होती है, अंदर की जो बोतल होती है, वो बाहर की बोतल के टेम्परेचर को बनाकर रखती है लगातार. दिस लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द मटेरियल बाय कंडक्शन इज ग्रेटली reduced by providing no path along which the heat can flow to the outer side except upward along the thin glass of
दी इनर बॉटल एंड थ्रो द कॉर्क कवर। देखो अब यहाँ पर आपको क्या बताया, इससे जो बॉटल है इससे हमारी कोई भी चीज बाहर की हीट या फिर कोल्ड से अंदर के टेम्परेचर पर क्यों फर्क नहीं पड़ता है। देखो इससे जो हीट है वो लॉस नहीं होती है अंदर से, या फिर जो मटेरियल है अंदर का उसमें कोई अफेक्ट नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये ग्रेटली रिड्यूस कर देता है किसी भी पाथ को, किसी भी तरीके से बाहर की हीट अंदर या अंदर की हीट बाहर नहीं आ पाती है। ओके, और इस तरीके से जो अंदर की चीजें हैं वो एज इट इज अपने टेम्परेचर पर बनी रहती है इनर बॉटल की वजह से, क्योंकि इसमें 2 बॉटल होती हैं। ओके, बोथ द ग्लास एंड द कॉर्क आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। अब देखो जो अंदर वाला होता है वो ग्लास से होता है और जो बाहर की होती है वो कॉर्क से बनी होती है, तो दोनों ही जो है ये पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के। ठीक है, हीट को अपने अंदर रेसिस्ट नहीं करते हैं। हीट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द इनर बॉटल टू द आउटर वन बाय कन्वेंशन। अब हीट जो है ट्रांसफर नहीं हो सकती इनर बोतल से आउटर बोतल की तरफ, सिंस ऑल द एयर हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द स्पेस बिटवीन दी वॉल ऑफ दी 2 बोटल्स, क्योंकि जो दोनों बोटल्स की वॉल है उनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं है। ठीक है, दिस produce a vacuum and the vacuum is not able to transfer heat by convention as air does। ठीक है, अब इससे प्रोड्यूस होता है वैक्यूम। वैक्यूम जो है बिल्कुल भी एयर को ट्रांसफर नहीं, हीट को ट्रांसफर नहीं होने देती है। ठीक है, बाय कन्वेंशन और एज एयर डस, यानी जैसे हवा करती है। ओके, finally the transfer of heat from the inner bottle to outer one is greatly reduced by silvering the outer surface of the inner bottle and the inner surface to the outer bottle। देखो फाइनली जो ट्रांसफर होता है हीट का इनर बोतल में क्या होता है, इनर बोतल का जो होता है वो आउटर बोतल से होता है, और ये रिड्यूस करता है किसकी वजह से, सिल्वर कवरिंग की वजह से। इसका सिल्वर की कवरिंग होती है। ठीक है, जिसकी वजह से इनर बोतल का सरफेस अलग रहता, इनर बोतल का जो सरफेस है वो आउटर बोतल का जो सरफेस है वो इनर की साइड हो जाता है। ओके, और जो इनर का सरफेस है वो आउटर साइड हो जाता है। दिस सिल्वर कंटेनिंग रिड्यूस द रेडिएंट ऑफ हीट फ्रॉम द इनर बोतल। अब ये जो सिल्वर कॉटिंग होती है, ठीक है, नॉट कंटेनिंग, ये जो कॉटिंग होती है सिल्वर की, ये रिड्यूस कर देती है हीट की रेडिएशन को। ठीक है, बोतल से। एनी हीट दैट penetrates the glass of the inner bottle is bound to be reflected from the silver coat surface of the outer bottle। अब कोई भी ऐसी हीट जो कि पेनिट्रेट करती है ग्लास बोतल को, ठीक है, या फिर बाउंड करती है रिफ्लेक्ट करने के लिए, तो जो सिल्वर कोट होता है, आउटर कोट जो होती है बोतल की, उसे सेव करती है। बिकॉज ऑफ दिस 3-fold प्रोटेक्शन, अब इस 3-fold प्रोटेक्शन की वजह से द कंटेंट्स of a thermos flask can be kept hot or cold for long period of time। ठीक है, इसी वजह से जो थर्मो फ्लास्क होता है ये लंबे टाइम तक किसी भी चीज को हॉट और कोल्ड रख पाता है। ठीक है, टर्म्स दी है, इन्हें रीड कर लेते हैं। टर्म्स टू रिमेंबर, टेम्परेचर, व्हाट इज टेम्परेचर, द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। ठीक है, किसी भी बॉडी की हॉटनेस और कोल्डनेस की जो डिग्री है वो टेम्परेचर होती है। हीट, a form of energy that determines the hotness of a body। ठीक है, एनर्जी की एक ऐसी फॉर्म जो किसी भी बॉडी की हॉटनेस को डिटरमाइन करती है। काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी प्रोड्यूस बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, थर्मोमीटर, अ डिवाइस यूज टू मेजर टेम्परेचर, एक ऐसा डिवाइस जिसको यूज करते हैं हम टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। सेल्सियस, यूनिट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर की यूनिट। कंडक्शन, ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर व्हेन दे आर केप्ट इन क्लोज कांटेक्ट। देखो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हीट का जो ट्रांसफर होता है जब वो एक दूसरे के क्लोज आते हैं, कांटेक्ट में आते हैं, उसको हम कंडक्शन कहते हैं। कन्वेक्शन, ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन पोर्शन ऑफ अ लिक्विड और अ गैस टू अनदर पोर्शन। देखो जब एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन तक ट्रांसफर होता है किसी भी हीट का गैस में या लिक्विड में, वो हमारा कन्वेक्शन होता है। रेडिएशन, ट्रांसफर ऑफ हीट विदाउट एनी मीडियम, किसी भी मीडियम के बिना जो ट्रांसफर होता है हीट का वो हमारा रेडिएशन होता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो ये चैप्टर आपका यहीं पे एंड होता है। होप सो ये चैप्टर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।